Hello everyone. Now we are discussing the subject is jurisprudence and topic is medical termination and pregnancy act. तो आज हम जानेंगे मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट जो कि 1971 में पास हुआ था और हमारे क्या नीड थी, क्या ज़रूरत थी, जो कि हमें मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया था। आप सब लोगों को आज के टाइम पे तो पता ही है कि जो अबॉर्शन कराना है या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना आज के टाइम पे एक कानूनी जुर्म है। तो क्या था कि पुराने समय में किसी भी महिला का अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा रहे थे, इसके अनवांटेड जो हमारा एबॉर्शन हो रहा था, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा रहा था, उससे हमारी महिला की शरीर पे और उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे एक गलत असर पड़ रहा था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो एक हमारा मेल फीमेल का जेंडर का एक रेशियो है उस पर भी एक बुरा असर पड़ रहा था। तो इन्हीं अनवांटेड चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी सुरक्षा हो सके, जागरूकता हो सके और मेल फीमेल का एक इक्वल रेशियो हो सके, लोग लड़कियों को थोड़ा सा कम प्राथमिकता देते थे। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 1971 में एक रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, एक एक्ट बनाया जिसे मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा 1971 में लागू हुआ था, बनाया गया था और 1975 में इसे फुली तरीके से लॉन्च किया गया था और उसका फॉलो किया गया था। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि हम प्रेगनेंसी टर्मिनेशन से क्या समझते हैं, किसे कहते हैं कि हाँ अगर ये चीज़ है तो ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो गया। तो द मेडिकल अबॉर्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय टेकिंग द मेडिसिन दैट विल बी इन द प्रेगनेंसी। मेडिकल अबॉर्शन मतलब कि वो कुछ प्रक्रिया जिसमें दवा के द्वारा प्रेगनेंसी को, मतलब कि जो फीटस है, जो बेबी है, उसको टर्मिनेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एंड द अल्टरनेटिव इज अ सर्जिकल एबॉर्शन इज इन द प्रेगनेंसी, या फिर वेरियस टाइप ऑफ अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, मतलब कि ऑपरेशन के थ्रू उस बेबी को, उस फीटस को नष्ट कर देना, खराब कर देना और यूट्रस को इम्पटी कर देना, खाली कर देना और विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, उसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। अब 1971 के पहले क्या चीज़ें थी जब हमारा प्रेगनेंसी एक्ट नहीं आया था। तो एबॉर्शन पर्पसली कॉजिंग द मिसकैरेज 1860 IPC अंडर द ब्रिटिश रूल इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज़ इलीगल, कि किसी भी पर्पस से अगर आप मिसकैरेज कॉज करते हैं तो IPC के धारा, मतलब जो कि ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग इसे जो हमारा एबॉर्शन हो रहा था वो हमारा इलीगल था, गैर कानूनी था। एबॉर्शन प्रैक्टिशनर्स वुड बी either incarcerated for the 3 years or fined or both। या तो अगर ये इलीगल काम करते हुए कोई भी डॉक्टर, अब ये नहीं है कि जिसकी प्रेगनेंसी है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है, उस काम करने के लिए वो महिला स्वयं भी हो सकती है, उसकी दोषी अगर पाई जाती है तो वो भी पनिशेबल है। जिस डॉक्टर ने ऐसा काम किया है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का, वो भी जो है वो पनिशेबल है। तो अगर आप इसमें दोषी पाए गए तो उसमें एक बहुत ही आपको कड़ी कार्रवाई भी होती है, और अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है, मतलब उसकी ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ है। तो अगर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के प्रोसेस में उसमें दोषी पाए जाते हैं तो आपको जो है वो 3 साल की सज़ा और फाइन दोनों हो सकते हैं, या फिर 3 साल की सज़ा और फाइन सिर्फ एक, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जुर्म कैसा था। वुमेन कुड बी इम्प्रिजन्ड अप टू द 7 ईयर ऑल्सो वुड बी फाइन। और जो वो महिला है यदि वो भी इस चीज़ में दोषी पाई जाती है तो भी वो भी जो है वो 3 साल से सज़ा को बढ़ा करके लगभग 7 साल तक के लिए भी जेल हो सकती है। ओनली एक्सेप्शन वॉज एब्जॉर्प्शन डन द सेव द वोमेन लाइफ। ये इसलिए जारी किया गया ताकि हम महिलाओं की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को सेफ रखें, सिक्योर रखें और उनसे उनकी जो लाइफ है उनको बचा सके। तो इन सब रूल्स को इसीलिए बनाया गया था। अब देखते हैं MTP एक्ट 1970, मतलब कि जो एक्ट है, जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन प्रिवेंशन जो एक्ट है हमारा, उसकी क्या कंडीशंस थी। कंडीशन अंडर विच इस प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, कौन कौन से, अब ऐसा नहीं है कि रूल बना दिया गया तो उसमें हम प्रेगनेंसी को कभी टर्मिनेट कर ही नहीं सकते। कुछ ऐसे केसेस हैं या ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल, एक फॉर्मूला तैयार किया है कि आप उसी दायरे में रह करके, अगर आपके पास उनमें से कोई भी
ऐसी कंडीशन है जो कि हम अभी आने वाले उस पर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उसमें आप टर्मिनेट कर सकते हैं। हु कैन परफॉर्म सच एज टर्मिनेशन, और कौन सा वो एक्सपर्ट पर्सन रिक्वायर्ड है जो जिसको ये अथॉरिटी है कि सिर्फ वही प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर सकता है, या वही जो है प्रैक्टिशनर जो है जिसके पास ये अथॉरिटी है वो कौन है जो कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। द प्लेस सच एज द टर्मिनेशन कैन बी परफॉर्म, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लेस भी डिसाइड किए हैं, उनको अथॉरिटी दी है जहाँ पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराया जा सकता है या किया जा सकता है। ऐसे रैंडमली हर किसी हॉस्पिटल में या हर कोई ऐसा इंसान नहीं कर सकता है, इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब क्या क्या है वो कंडीशंस जिसमें हमारी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लीगल तरीके से। मेडिकली, अगर आप मेडिकली, ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं है कि आप किसी भी झोला छाप या कोई भी अनवांटेड ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने टाइम में आशा हैं, नर्स हैं, उन सब चीज़ों से आप ये सब टर्मिनेशन का काम करा ले, तो ये बिल्कुल भी नहीं रिक्वायर्ड है। मेडिकल से रिलेटेड जिसको ये अथॉरिटी है, जिसके पास ये लाइसेंस है, जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, आप उसके थ्रू ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। यूजेनिक मतलब जो भी हमारी संतान की ध्यान में रखते हुए फैमिली की हेल्थ को, उससे रिलेटेड चीज़ों अगर आप देखे गए, उस कंडीशन में अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बेबी की वजह से माँ को कोई खतरा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ सकती है, तब भी आप इसका टर्मिनेशन करा सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन मतलब एक कोई आपके साथ ऐसी घटना ना घटी हो, मतलब कि जैसे आजकल के हम सुनने में आते हैं कितने सारे वेरियस टाइप ऑफ रेप केसेस जो हमारे देश में घट रहे हैं, होते भी हैं। अगर उस किसी रीज़न से कोई महिला है जो रेप केस से पीड़ित होने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और वो अपना बच्चा नहीं चाहती है, तो भी हम उस चीज़ को, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ने हमें इसके लिए छूट दी है कि हाँ, अगर इनमें से कोई ऐसा रीज़न है जो कि हमारी प्रेगनेंसी अगर उनके द्वारा हुई है, तो वो हमारी चीज़ें जो है वो पनिशेबल नहीं है, उसमें आप गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू आप जो है उसमें आपको कोई भी सज़ा या पेनल्टीज़ नहीं लगेगी, आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। इसके बाद फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, यू नो वेरी वेल अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव, वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल इन अ मार्केट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो फैमिली है वो एक बैलेंस उस पर रहे। अगर उनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो कि फेल हो जाती है, वो ट्रीटमेंट हमने लिया मगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाया, तो उस केस में भी हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। उस केस में हमें इस चीज़ की छूट होती है। क्वालिफिकेशन टू परफॉर्म द एबॉर्शन, मतलब कि आप वो कौन से लोग हैं जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मतलब कि एक एक्सपर्ट पर्सन की रिक्वायर्ड होती है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, अबॉर्शन को करने के लिए। उसके अलावा कोई भी दाई या वैद्य या नर्स या आशा, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सके। तो असिस्टेंट ऑफ द एटलीस्ट 25 केसेस ऑफ द MTP इन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा जिसने कम से कम 25 पे केसेस जो हैं वो प्रेगनेंसी के या एबॉर्शन के या मेडिकल टर्मिनेशन के किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से अगर किए हैं, हैंडल किए हैं, वो ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। 6 मंथ ऑफ द हाउस कीपिंग ऑफ द OB&G, मतलब कि 6 मंथ उसकी हाउसमैनशिप, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी के पास कम से कम 6 मंथ का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अ PG क्वालिफिकेशन द OB&G, मतलब कि गायनिकोलॉजी के फील्ड में उसकी कम से कम जो हमारी PG क्वालिफिकेशन है वो होनी ही चाहिए। 3 years ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द OBG एंड दोज डॉक्टर रजिस्टर्ड बिफोर द 1970 MPT एक्ट वाज पास्ड, मतलब कि कम से अगर आप इसकी क्वालिफ़िकेशन होने के साथ साथ जो हमारा प्रैक्टिशनर्स है उसमें आपकी जो गायनिकोलॉजिस्ट के पास है
कम से कम आपको 3 साल का उसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सिर्फ वही डॉक्टर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है जिसके पास 1971 MTP एक्ट जब पास हुआ है उसके थ्रू उसके पास रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डॉक्टर का। जैसे कि फार्मासिस्ट का भी अपना एक रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे डॉक्टर्स का भी होता है। तो जो हमारा MTP एक्ट है उसके थ्रू डॉक्टर्स जो है, हमारा जो प्रैक्टिशनर है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके पास भी एक रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमारा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के थ्रू ही हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने का काम कर सकते हैं। अब प्लेस वेयर द MTP परफॉर्म, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी महिला को यदि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो हम रेंडमली कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी जगह या अपने हिसाब से कोई भी प्लेस डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, इस हिसाब से हम नहीं कर सकते। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो जो रूल्स बनाए हैं, जैसे कि किस किस कंडीशन में, अगर आप उनमें से किसी कंडीशन में हैं जिसमें आप प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर सकते हैं, जो अभी हम लोग ने कंडीशन डिस्कस की उनमें हो तो आप कर सकते हैं। अब पर्सन की बात हुई कि रेंडमली कोई भी पर्सन ऐसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको एक्सपर्ट पर्सन की नीड होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके बाद हम आते हैं कि वो कौन सी जगह है या वो कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन या एबॉर्शन का काम करा सकते हैं। तो प्लेस एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, जो भी प्लेस है वो हमारा गवर्नमेंट से क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो हमें लाइसेंस देती है उसके थ्रू हमारा परमिशन होता है। तो वो जो हमारा गवर्नमेंट की लाइसेंस जिसमें प्रोवाइडेड है वही जगह होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैन परफॉर्म एंड प्रोवाइडेड द ऑब्टेन एंट्री द लाइसेंस, जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर आप ऐसा काम कराते भी हैं तो उस इंस्टीट्यूशन के पास या उस हॉस्पिटल के पास चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा दिया हुआ अपना एक लाइसेंस होना चाहिए। ऑल ओवर इन शॉर्ट टर्म में है हम ये कह सकते हैं कि लीगल काम को लीगल तरीके से ही करना चाहिए। किसी भी ऐसी जगह या ऐसे व्यक्ति से आपको ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का काम नहीं कराना चाहिए, चाहे वो कोई जगह हो या पर्सन जिसके पास गवर्नमेंट की अथॉरिटी या यूँ कह लो कि परमिशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। can be terminated on a written formed consent of the woman husband, consent not required। जो भी अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा रहा है तो उसका एक रिटन फॉर्म में हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, उसका एक बाकायदा लेखा जोखा अच्छे से होता है। और क्या होता है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना भी है तो अगर जो कोई महिला है वो अगर अंडर एज है, मतलब ल्यूनेटिक है, तो उस केस में उसके गार्जियन की ज़रूरत पड़ती है। गार्जियन के जो डॉक्यूमेंटेशन पे वेरिफिकेशन होते हैं, जो साइन होते हैं, वो उसके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर कोई भी जो उसका एज अ गार्जियन रोल प्ले कर रहा है। एंड जो हमारे अंडर 18 या ल्यूनेटिक्स होते हैं उनके पास रिटन कॉन्सेंट ऑफ द पेरेंट्स एंड लीगल गार्डियन, मतलब कि जो लीगल गार्जियंस होते हैं उनका साइन होना चाहिए जो हमारी बिलो 18 या ल्यूनेटिक वुमेन्स हैं। इसके अलावा यदि कोई ऐसा है जो 18+ है और उसे कोई समस्या है, वो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना चाहता है, तो उसके अपने खुद के भी जो साइन हैं वो ज़रूरी होते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। मेथड ऑफ द टर्मिनेशन, मतलब क्या क्या हो सकते हैं मेथड ऑफ द टर्मिनेशन। वैसे तो बहुत सारे मतलब कि जो मेथड्स हैं उनके थ्रू प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट करा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट में हमारी मेडिकल आ रहा है। तो मतलब कि कौन कौन सी, विद द हेल्प ऑफ अ मेडिसिन वी कैन यूज़ द मेडिसिन एंड टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। सो उसमें हमारी कुछ दवाइयाँ हैं, उनके जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं। मेफिप्रिस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टॉल, मीथोट्रेक्सेट एंड मीजोप्रोस्टॉल एंड टैमोक्सिफेन एंड मीजोप्रोस्टॉल। ये थे हमारे विद द हेल्प ऑफ अ मेडिसिन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। अब इसके अलावा अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें चलो कुछ एक निश्चित टाइम तक का होता है, तो हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अ मेडिसिन एंड इजीली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। अब लेकिन जब हमारी दवाइयाँ भी नहीं काम कर रही या फिर कोई ऐसा केस जिसमें दवाइयों के थ्रू हम टर्मिनेशन का काम नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना सर्जिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसमें विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेशन जो
हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, तो वो ऑपरेशन के थ्रू बेबी को, फीटस को बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो वो ऑपरेशन प्रोसेस हो गया, या फिर वैक्यूम एस्पायरेशन, वैक्यूम के थ्रू बॉडी से फीटस को बाहर किया जाता है। वैक्यूम इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटिव द डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, यानी कि वो रैपिड भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, और वैक्यूम के थ्रू वैक्यूम क्रिएट करके फीटस को बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर देते हैं, जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन में मतलब वही ड्रग्स हैं जो कि हम अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। कार्बोप्रोस्ट, सल्प्रोस्ट, डिनोप्रोस्टॉन एंड जेमीप्रोस्ट एंड मीज़ोप्रोस्टॉल, ये हमारी कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारी प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन में यूज़ की जाती हैं। एंड मेफिप्रिस्टोन, लीलोप्रिस्टोन, ओनाप्रिस्टोन, ये सब, मिथोट्रेक्सेट, ये हमारे कुछ ड्रग्स हैं जो कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट के काम में आती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि डोज रेजिमेन क्या है। अगर किसी को एबॉर्शन करना है तो कौन सी ड्रग हमारी कितनी इफ़ेक्टिव होती है और उसको कब लेना चाहिए, ताकि वो जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट शो कर सके। तो अब अगर हम देखते हैं कि मेफिप्रिस्टोन प्लस मीज़ोप्रोस्टॉल का अगर हम दवा की बात करें तो ये हमारी इफ़ेक्टिव होती है 90% तक, और इसको हम कब ले सकते हैं, 9 वीक्स फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये इसका लेने का टाइम है। अगर इसके बीच में ली जाती है तब ये अपना इफ़ेक्ट अच्छा शो करती है। मीज़ोप्रोस्टॉल अगर अलोन मतलब अकेले ली जाती है तो ये अपना 83% जो है वो इफ़ेक्टिव करती है, हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो करती है। और इसका जो एक परफेक्ट टाइम है लेने का, सही टाइम है, तो 12 वीक फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। उसी तरीके से मीज़ोट्रेक्सेट प्लस मीज़ोप्रोस्टॉल ली जाती है, जो कि 9 वीक फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में हमें लेनी चाहिए, तभी वो अपना एक पॉजिटिव एंड अच्छा इफेक्ट शो करेगी। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट क्यों ज़रूरी है, क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एंड ऑल ओवर हमने इसकी सारी डिटेल्स के बारे में आज पढ़ा। सो थैंक यू क्लास।